देखिए, ये नवोदय का आपका 2021 और 22 के लिए है। अगर 21 में भी कोई देना चाहता है उसके लिए भी ये एग्ज़ाम 21 के लिए भी देना चाहता है तो उसमें इसका हेल्प करेगा। नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, BHU छात्रवृत्ति, सारे सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बस इतना कहना चाहूँगा। देखो, हम लोग जो पढ़ रहे थे कल भी इस पार्ट को पढ़े हैं, आज भी इस पार्ट को पढ़ रहे हैं। ये नेतरहाट 2021-22 सेशन के लिए है। जो 2021 में भी नेतरहाट पर एग्ज़ाम देगा, मतलब जो नेतरहाट एग्ज़ाम देगा एज वेल एज जो भी मतलब सैनिक स्कूल वगैरह में एग्ज़ाम देगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यस, ये मिट गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब तो कंप्लीट करा दीजिए। तो अब 2021 से 2022, ठीक है, 2021-2022 सेशन के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेतरहाट जो झारखंड में एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे शब्द समूह के लिए हिंदी में एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब एक लंबा सा शब्द रहेगा उसके बदले एक शब्द आएगा। ठीक है, तो लंबा शब्द क्या है? यस, जो लंबा शब्द क्या है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। इसके आगे हम लोग बहुत कुछ क्या ये सब सीख चुके हैं। जैसे निराकार, जिसका आकार ना हो उसको कहते हैं निराकार। अनपढ़, जो पढ़ाई लिखाई ना किया हो, जो लिखा पढ़ा ना हो, अनपढ़। सर्वव्यापक क्या है? जो हर जगह हो उसे कहते हैं सर्वव्यापक। पूर्वाह्न, ये क्या है? पूर्वाह्न है। जो पिछले आप लोग देखे हो तो उसमें हम लोग सिखा दिए पूर्वाह्न, मतलब दोपहर का पहले का समय। दर्शनीय, दर्शन योग्य स्थान, दर्शनीय। अतुलनीय, जिसका तुलना ना हो सका, अतुलनीय। द्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अवर्णनीय। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। अनंत, जिसका अंत ना हो, अनंत। अब हम लोग सीखेंगे इसको क्षम्य। तो क्षम्य मतलब क्या होता है? देखो, ये हम लोग का क्या है? 12 नंबर है ना। तो 12 नंबर में क्षम्य क्या है? जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जैसे कल हम लोग सीख रहे थे कि क्षम्य क्या है कि अगर कोई मान के चलो कोई मर्डर कर दिया है, कोई खून कर दिया है किसी का, क्या वो गुनाह माफ़ करने के योग्य होता है? नहीं होता है। मान के चलो कोई टेररिस्ट ग्रुप या कोई नक्सल ग्रुप हमारे देश के जवान को मार देता है एक साथ, बहुत सारे जवान को, तो क्या वो क्षम्य है? नहीं है। लेकिन अगर तुम घर में कप तोड़ देते हो या तोड़ देते हो, कप तोड़ देते हो, तो वो क्या क्षम्य योग्य है? है। अगर तुम एक मैथ्स में गलती कर दिए हो तो वो क्षम्य योग्य है, शायद तुमको माफ़ कर सकता है। क्या उसके लिए तुमको जेल भेज देगा? पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो क्षम्य, जो क्षमा योग्य हो उसे कहते हैं क्षम्य। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्षम्य। नेक्स्ट देखो, एक ने क्या लिखा है? अक्षम्य। क्या लिखा है? अक्षम्य। तो अक्षम्य क्या है? हम लोग का कितने नंबर पर है? 13 नंबर। 13 नंबर अक्षम्य, जो क्षमा ना किया जा सके, जो क्षमा ना किया जा सके। तो ऐसा चीज़ जिसको हम लोग क्षमा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ था, महाभारत में एक कथा है कि सोते हुए, मतलब मैं शायद सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, मतलब क्या हुआ था, जब सो रहा था मतलब पांडवों के बच्चे सब, तो अचानक से आके उसका गला को काट दिया गया था। तो वो क्या, वो एक काफिराना हरकत है। मतलब क्या, अगर कोई सोते हुए इंसान को मार दे तो कोई भी तो मार सकता है। जैसे हमारे देश में क्या हुआ, जो मतलब क्या हो रहा था, पुलवामा में अटैक हुआ, ठीक है, कि एक जा रहा था काफिला, उस पर एक मतलब कार आया, धक्का मारा, बम ब्लास्ट कर दिया, जिसमें काफ़ी सारे सैनिक मारे गए। तो वो क्या था, वो एक मतलब हम लोग के देश में क्या था, वो रौस आ गया, गुस्सा आ गया कि इस तरह से कैसे हो सकता है, हम लोग के सैनिक को कैसे मार सकता है कोई। तो क्या वो अक्षम्य वाला चीज़ हो गया, जिसका क्षमा नहीं किया जा सकता, मान के चलो। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा घटना होता है। ठीक है, मान के चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत बार ये कथा सुने हैं, खबर में सुनते हैं कि किसी लड़के के ऊपर एसिड फेंक दिया गया। ठीक है, तो लड़के के ऊपर तो उसका पूरा फेस जल गया। ठीक है, गुस्से में आकर एक लड़का ने एक लड़के के ऊपर एसिड फेंक दिया, उसका पूरा फेस जल गया। आप बोलो वो क्षम्य योग्य है? उसका तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसका फेस बर्बाद कर दिया, उसको पूरा नष्ट कर दिया। तो वो क्या हो गया? अक्षम्य हो गया, वो क्षमा योग्य नहीं है। उसी जगह क्या होता है, बाप भी तो एक लड़का होता है कि नहीं? बाप भी तो बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता है। तो वो क्या हो गया, उसी देखो एक लड़के का क्या है, किस तरह का रूप है, एक बाप के रूप में भी एक क्या है,
लड़का भी है, उसी जगह एक ऐसा लड़का जो क्षयम योग्य नहीं। तो सब इंसान के ऊपर डिपेंड होता है, समझ में आया। हाँ, अनादि अब क्या है, तो जो क्षयम योग्य नहीं हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, देखो ये तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ये घुस जाए और क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, इस शब्द का मीनिंग आप लोग समझ जाओ। नहीं तो ये देखो, ये तो सब आप रट भी सकते हो, है कि नहीं, कि जिसका आदि ना हो उसे अनादि। लेकिन आप देखो, जिसका आदि ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनादि। जस्ट देख लेता हूँ मैं क्या दिया है, रुको। हाँ, जिसका आदि ना हो उसे क्या कहते हैं, अनादि। जिसका आदि ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनादि। बात समझो, जिसका आदि ना हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनादि। तो अब क्या आदि मतलब क्या, अब मान के चलो हम लोग जैसे जानते हैं कि रेखा, ये एक रेखा है, तो रेखा में क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये इधर बढ़ते ही जाएगा, ये इधर बढ़ते जाएगा। तो क्या रेखा कोई एंड पॉइंट है, नहीं है, तो इसीलिए क्या वो अनादि हो गया। जिसका आदि ना हो, ठीक है, ओ सॉरी, अनादि मतलब क्या, जिसका अंत ना हो उसको कहते हैं अनंत, ठीक है। जिसका आदि ना हो, आदि मतलब एक प्रकार से जिसका शुरुआत पॉइंट ना हो, ऐसा ही शायद, ठीक है। इसका आप लोग डिटेल से मैं खुद से पता कर लेना। मतलब जिसका आदि ना हो, मतलब जो एक प्रकार से जैसे हम लोग कहते हैं महादेव को कहते हैं आदि नहीं हो, इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, इस टाइप का कोई चीज़, समझ में आया। तो इसको आप लोग थोड़ा डिटेल्स में खुद से पता करना, इसके बारे में थोड़ा मुझे उतना ज्ञान नहीं है। स्मरणीय, जो स्मरण रखने योग्य चीज़ उसे स्मरणीय कहते हैं। देख लेते हैं क्या है, कितना नंबर है, 15 नंबर। ओके, 15 नंबर पे क्या है, जो स्मरण करने योग्य हो। क्या है, जो स्मरण करने योग्य हो। बहुत सारा मान के चलो, ये तुम लोग के लिए जोकिंग का एक बात बताता हूँ। एक क्या होता है, एक छोटा सा अगर कविता दे दिया जाए तो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जब भी उसी जगह 5 पेज कोई एक दे दिया जाए, 4 पेज लंबा एक मतलब कोई एक ऐसे दे दिया जाए कि इसको आप याद करो, तब देख के ही हम लोग डर जाते हैं। क्या वो स्मरणीय हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो स्मरणीय, देखो स्मरण से एक बात बता देता हूँ, कोई भी चीज़ स्मरण कब होता है, जब आप उसको बेस टॉपिक को याद कर लो। देखो 1 बाय 1 कोई भी चीज़ को याद करना पॉसिबल नहीं है, तो जो अगर आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हो तो उसका बेस टॉपिक को याद कर लो, मैटर क्या है उसको समझ लो, तो आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, तो स्मरणीय मतलब जो याद करने के योग्य हो, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन 3 ऐसा दिया जाएगा, अनुकरणीय। अनुकरणीय किसे कहते हैं, देखो अनुकरणीय क्या है समझ लेते हैं। अनुकरणीय क्या है, जो अनुकरण योग्य हो, जो अनुकरण करने के योग्य हो। अनुकरण मतलब क्या होता है, अनुकरण मतलब जैसे मान के चलो क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लीडर जन्म हुए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो क्या वो पूरे देश को क्या, उसको आयरन मैन कहा जाता है, और उसने क्या किया, पूरे देश की यूनिटी को क्या किया, मतलब हमारा देश जो है विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, सब अपने अपने राजाओं में मगन था कि नहीं मेरा राज्य ये है, हम अपना देश बनाएंगे, या मेरा राज्य ये, हम अपना देश बनाएंगे। तो इस तरह से भारत बहुत सारे देशों में बढ़ जाता है कि नहीं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इधर क्या किया, सभी मतलब राज्यों को एक करके एक बढ़िया सा देश बनाया। वैसे तो देश का कॉन्सेप्ट था, लेकिन तो पर भी क्या हुआ, मतलब जब अंग्रेज हम लोग को छोड़ के गया, तो जैसे मान के चलो क्या हुआ, अंग्रेज को थोड़ा गुस्सा आया कि यार मेरे को तो छोड़ना पड़ रहा है, तो एक काम करो सबको बांट दो। क्या किया, पूरे भारत को बांट दिया, सबको अकेले अकेले छोड़ दिया, भागो तुम इधर अपना राज्य ले लो, तुम अपना ले लो, तुम भारत में शामिल होना चाहते हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो इस तरह का एक झमेला पका के चला गया, ठीक है, समझ में आया। तो इसको सॉल्व कौन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सॉल्व किया। चलो यार सबको एक करते हैं, तो क्या किया, तो हम लोग क्या उसको याद करते हैं, उसको क्या कहते हैं, महसूस करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसके फुटप्रिंट पे हम लोग चलते हैं कि हमारे देश के एकता के लिए। तो देखना संविधान में हम लोग एकता अखंडता की बात करते हैं। तो क्या अनुकरण, उसका अनुकरण मतलब उसको हम लोग हमेशा सोचते हैं, दिमाग में रखते हैं, हम उसके बारे में याद रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या, तो वो हमारे अनुकरणीय हुआ, वो हमारे अनुकरण। तो जो अनुकरण करने के योग्य तो कौन हो गया, जो अनुकरण करने। अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर नहीं, तो इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा, जो अनुकरण करने योग्य है उसे क्या कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं या दूसरा कुछ कहते हैं। तो आप लोग किस पे टिक करोगे, अनुकरणीय पे करोगे। समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन यहाँ पर कैमरे में दिख रहा हूँ मैं,
नहीं दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है, देखो आस्तिक, तो आस्तिक किसे कहते हैं समझ लेते हैं, आस्तिक किसे कहते हैं। जस्ट वेट, कितना नंबर पे है आस्तिक? आस्तिक है 17 नंबर पे ना। जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं आस्तिक। तो देखो, जो ईश्वर को ना मानता है उसे नास्तिक, और जिस ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक। तो आस्तिक बेसिकली क्या है, आस्तिक बेसिकली क्या है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। अब बहुत कोई ऐसा इंसान है जो ईश्वर पर नहीं मानता है, जैसे स्टीफन हॉकिंस। एक मतलब स्टीफन हॉकिंस क्या है, एक ऐसे मतलब क्या है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, देश में जो है बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसने ब्लैक होल के तथ्य को समझाया था, ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल के बारे में अभी नहीं जाएंगे। तो देखो, ये जो वो ब्लैक होल को समझाया था, तो वो क्या भगवान पर विश्वास नहीं करता था, वो मानता था कि नेचर है, पृथ्वी जो है यही है। तो देखो, बहुत कोई दुनिया में ऐसा है जो बहुत विद्वान है लेकिन वो भगवान को नहीं मानता, ऐसे बहुत कोई विद्वान है जो भगवान को मानता भी है कि नहीं। तो बात है सब अपना अपना सोच। अगर हम में से हो सकता है कोई भगवान को ना माने, तो उसका अपना विचारधारा है। कोई भगवान को मानता है, उसका अपना विचारधारा है, तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो देखो, तो जो भगवान को मानता है वो उसको कहते हैं आस्तिक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इंसान को आस्तिक होना चाहिए, मेरे हिसाब से। मैं नहीं बोलूँगा कि तुम नास्तिक मत बनो, आस्तिक होना चाहिए। अब देखो, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है, वो तो समझा ही दिए। जो भगवान को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। और जो भगवान को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक। समझ में आ गया, हाँ या ना? क्या कर रहे हो यार? देखो, अब अकथनीय, अकथनीय क्या, जो कहा ना जा सके। देखो क्या है, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके। अब अकथनीय मतलब क्या, जिसे कहा ना जा सके, मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिफाइन, अकथनीय। हाँ, मतलब क्या, ऐसा कुछ चीज़ स्पेशल होता है जिसके बारे में हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, इतना कुछ है। और हो सकता है कुछ कुछ ऐसा चीज़ जैसे हम लोग दोस्तों में होता है, नहीं मैं तुमको ये बात नहीं बता सकता तो क्या, वो भी अकथनीय हुआ, मतलब जो कहा ना जा सके। और इसका बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है। बात समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है। तो क्या पूछा गया है, जो कहा ना जा सके ना, तो जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, मतलब जिस चीज़ को हम लोग कह नहीं सकते उसको हम लोग कहते हैं अकथनीय। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, निरर्थक ना, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको कहते हैं निरर्थक। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक, निरर्थक। अच्छा, मेरा वो वाला मार्कर कहाँ है? और एक मार्कर था ना इधर, वो अंदर रह गया शायद। चलो एक बार मैं रिकैप्स दे देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं, ये क्या है, सर्व लिख भी नहीं रहा है, क्या जो हो गया मार्कर को, खैर देखते हैं बाद में। तो ठीक है, इसको मैं 1 टाइम्स रिकैप्स देता हूँ, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो, जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं, निराकार। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। ओके, उससे बोलते जाओ मेरे साथ। जो सब जगह हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाह्न। देखने योग्य हो, जिसके तुलना ना हो सके, अतुलनीय, ठीक। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय, ठीक है। जिसका, सॉरी, जिसका वर्णन, अच्छा, जो पढ़ा लिखा ना हो, और एक बार है कि नहीं, ये तो जो अनपढ़। जिसका अंत ना हो, जोर से बोलो, जिसका अंत ना हो, ओके। जो क्षमा के योग्य हो, जो क्षमा के योग्य है, क्षम्य। जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसका आदि ना हो,
जो स्मरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को ना मानता हो, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय, जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि नहीं। अब इस तरह से तुम लोग क्या करते जाओगे, बाकी जो भी है इस तरह से, जो भी एक मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप लोग अगर याद करते रहोगे तो ये आपके लिए बेस्ट है और आपका रिजल्ट बेहतर होगा इससे। ठीक है, क्लियर। तो इस मैथ को फिर से समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन और इसका आंसर क्या निकलेगा। तो दिस इज़ वेरी इजी मैथ्स। ओके, तो क्वेश्चन है कि नवोदय 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक क्या दंड आरेख दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को समझते हैं। तो एक दिन में व्याख्यान और यह व्याख्याता, तो अमित नाम का कोई व्याख्याता है, वो एक दिन में कितना मतलब स्पीच देता है, मान के चलो 2 स्पीच देता है। एक दिन में कितना स्पीच देता है, 2 स्पीच देता है। गोपाल एक दिन में कितना स्पीच देता है, गोपाल एक दिन में होता है 4 स्पीच देता है। राम एक दिन में 1 स्पीच देता है। प्रमोद एक दिन में 3 स्पीच देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक काम करके बताओ, बोरा अमित और राघव मिलकर कितना स्पीच दे रहा है और गोपाल और प्रमोद मिलकर कितना स्पीच दे रहा है, और उन स्पीचों का अंतर बताओ। तो सबसे पहले हम अमित कितना स्पीच दे रहा है, देखो 2 स्पीच। कितना स्पीच, 2 स्पीच। ठीक है, और राघव कितना स्पीच दे रहा है, राघव दे रहा है, कहाँ है राघव, ये 5 स्पीच। देखो राघव कितना दे रहा है, 5 स्पीच है कि नहीं, राघव कितना दे रहा है, 5 स्पीच दे रहा है। तो कुल कितना हो गया, 7 स्पीच हो गया। देखो, और इधर गोपाल कितना स्पीच दे रहा है, गोपाल हो गया तुम्हारा दे रहा है 4 स्पीच। गोपाल कितना हो रहा है, 4 स्पीच। और प्रमोद कितना स्पीच दे रहा है, 3 स्पीच। प्रमोद कितना स्पीच दे रहा है, 3 स्पीच। तो कुल मिलाकर कितना स्पीच हो गया, 7 स्पीच। प्लीज़ डोंट शाउट एंड ध्यान दो, ध्यान से। तो देखो इस तरह से क्या हो गया, ये भी 7 स्पीच दे रहा है, दोनों का अंतर क्या हो गया, 0। अब देखो और एक उपाय है। तो पूछा गया है कि ये एक दिन में व्याख्यान बोल रहा है, 1 हफ्ता में कितना व्याख्यान दे रहा है। तो 1 हफ्ता में हम लोग जानते हैं 7 दिन होता है। अगर हम क्या करते हैं, एक दिन को अगर हम छुट्टी मान लेते हैं तो कितना दिन होगा, 6 दिन होगा कि नहीं, कितना दिन होगा, 6 दिन होगा। तो 7 गुना 6 तो 42 होगा। तो ये लोग कितना दे रहा है, 42 स्पीच, और ये लोग भी कितना हो रहा है, 7 गुना 6 42 स्पीच। तो 42 माइनस 42, तो पर भी 0 आ रहा है, इधर भी डिफरेंस 0 आ रहा है, 7 गया 0, ये भी 0। अब ऐसा कोई मतलब नहीं कि ये 42/42 माइनस भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। तो इस हिसाब से आपका फाइनल 0 ही आंसर आएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो बहुत ही आसान मैथ है, ये आप लोग करोगे और मार्क्स लाओगे। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से ये 10,000 का मिश्र धन 15,000 हो जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल मैथ सर, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग का क्या है, मान के चलो मैं बैंक में गया हूँ और मैं 10,000 रुपये उधारी लेता हूँ। कितना रुपये, 10,000 उधारी लेता हूँ। कितना लेता हूँ, 10,000 उधारी लेता हूँ। और मैं क्या किया, हाँ मैं कितना रुपये लेता हूँ, 10,000 उधार लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे कितना देना है बैंक को वापस, 15,000 रुपये देना है। कितना हज़ार देना है, 15,000 देना है। समझ में आया। तो मेरा दर क्या है, दर है 10%। दर है मेरा कितना, 10%। तो मुझे टाइम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछे, कितने समय में, व्हाट इज़ द टाइम। देखो ये जो है, जब बात समझो, यहाँ पर समय हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है,
कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 का मिश्र धन 15,000 हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाने का है नहीं। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इफ़ यू नॉट एबल टू सी तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको पता चलेगा किस तरह से हम बनाते हैं मैथ्स को। बहुत ही आसान तरीका है। एक फार्मूला होता है SI बराबर क्या होता है, A माइनस P। मतलब मैं बैंक में कितना जमा किया और मैंने कितना उधारी लिया था। तो मैं 15,000 बैंक में जमा कर रहा हूँ, कितने साल बाद मुझे पता नहीं है। तो सूद के समझ में जमा कर रहा हूँ 15,000 और मैं लिया था 10,000। तो क्या है, कितना हज़ार होगा, 5,000 हो गया। कितना हज़ार हो गया, 5,000 हो गया। बात समझ रहे हो, कितना हज़ार हो गया, बस 5,000। तो पहले कितना था, पहले था 15,000, 10,000, तो कितना हो गया 5,000। अब देखो बात समझ रहे हो, 5,000 हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एक फार्मूला होता है SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100 होता है कि नहीं होता है। अब देखो इतना होता है, तो SI तो हमें पता हो गया कितना हो गया। SI हो गया हम लोग 5,000। अच्छा 5,000 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। P कितना है, P 10,000 है। R कितना है, R तो हम लोग का इधर देखना पड़ेगा, हाँ 10% है, 10 हो गया। और T हम लोग का पता नहीं, T है तो ज्ञात करना है। और नीचे क्या है 100। अब देखो एक सिंपल सा एक तरीका से समझो, अगर इक्वल रहे तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, नीचे ऊपर नहीं कटेगा इक्वल रहने पर, ऐसे इसका साथ कटेगा। तो 5,000 का दोगुना कितना होता है, 10,000 होता ना, नहीं होता है। कुछ दिमाग लगाने का है इसमें, नहीं है। अब देखो एक सिंपल का हिसाब देखो, तो 50 दूनी 100 होता है कि नहीं। और 5 10 से कितना होता है, कितना होता है 5 10 से 50। समझ गए हो ना क्या बोले। 5,000 को हम क्या किए, 5,000 दूनी 10,000, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। फिर क्या 50 दूनी 100 और 5 10 से 50। अब देखो ये जो 5 है, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो तो ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये किसके साथ गुना होगा, ऊपर वाले एक के साथ, नीचे वाले एक के साथ नहीं, ऊपर वाले एक के साथ। तो 5 गुना 5। अब इसको मैं सब समझा कर दिखाता हूँ। इधर कुछ नहीं बचा, इधर मेरा क्या बचा, 1/1 बचा। देखो समझो, ये मेरा क्या है, ये मेरा 5,000 कट गया, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 1। इधर क्या बचा मेरे पास, इधर मेरे पास ओनली फॉर T बचा। क्या इतना बचा, T। नीचे कितना बचा, 5। तो ये इसके साथ जाएगा और T 1 के साथ गुना होगा, तो क्या होगा 5 = T। तो इसलिए T बराबर कितना हो गया, 5 ईयर्स। समझ में आया, बहुत ही आसान है। देखो इस तरह का मैथ मैं रेगुलर बना रहा हूँ। अगर आप मेरा वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ देखो, आपके लिए बेहतर है। देखो 22 नंबर को पढ़ो। कितने समय में कोई धन 20% के वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। कितने समय में कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो गया। मतलब मेरा R कितना दिया है 20%, टाइम मुझे ज्ञात करना है, और मेरा जो धन मैं लूँगा उसका दोगुना हो जाएगा। तो अब बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो। तो माना P x रुपये है, मेरा क्या है, माना P क्या है, x रुपये है, और A कितना हो गया, 2x हो गया। अब देखो बात समझो, मैं बैंक में कितना रुपये धन लिया उधारी, 100 रुपये उधारी लिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं बैंक में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका दोगुना देना पड़ेगा इतने समय में। समय मुझे पता नहीं है, समय मुझे पता है नहीं पता है, तो मैं 100 रुपये लिया उधारी और 2x मुझे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 2x मुझे देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है।
तो अगर 2x मुझे देना पड़ेगा तो मैं x हो गया मूलधन, a हो गया मिश्रधन, तो मैं सूद निकालूंगा, मतलब क्या ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी, तो a कितना है 2x माइनस एक्स, तो क्या हो गया ऐसा है मेरा, क्या हो गया x हो गया कि नहीं। तो मुझे निकालना क्या है, t निकालना है, क्या निकालना है, सॉरी यहाँ से नहीं होता, t निकालना है। और मेरा क्या है r कितना दिया है, r दिया है 20%, समझ में आ गया, r दे दिया है 20%, यही ना दिया था, यस। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, p गुना r गुना t बटे 100 होता है। सॉरी, तो ऐसा ही कितना हो गया मेरा, ऐसा ही मेरा x, p कितना हो गया x, r कितना हो गया 20%, t मुझे पता नहीं है, ये मेरा नीचे हो गया x एक्स गया काम से, क्या है कि नहीं, 520 से 100, ये इधर चला जाएगा कि नहीं। तो अब देखो तो क्या होगा, तो ये इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा 5, तो t, तो इसीलिए t बराबर 5 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है।